स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये वो किताब है जिसने हमारी सोचने के तरीके को समझने में काफ़ी मदद की है। ये सिर्फ अकादमिक बात नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे फैसले, हमारी गलतियाँ सब पर असर डालती हैं। तो आज ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हमारा इरादा है कि इस किताब के सार को खंगालें, देखें कि भाई दिमाग चलता कैसे है, हम अक्सर वो गलतियां क्यों करते हैं जो बाद में लगती है कि अरे ये तो साफ दिख रहा था, और क्या हम अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी बातचीत kahneman के काम के सार पर ही आधारित होगी। किताब का जो मूल आइडिया है वो है कि हमारे सोचने के दो तरीके हैं, एक तेज एक धीमा, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। यहीं से शुरू करें। ये क्या हैं दोनों सिस्टम? ज्यादातर हमारी भावनाओं से, हमारी गट फीलिंग, इंट्यूशन जैसे कहते हैं, उससे जुड़ा है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। जैसे? कोई उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए आप भीड़ में किसी जाने पहचाने चेहरे को तुरंत पहचान लेते हैं, या मैं कहूँ रोटी, कपड़ा और तो आपके मुंह से फौरन मकान निकलेगा। या गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई बच्चा सामने आया, फटाक से ब्रेक लग गया। ये सब सिस्टम 1 है। अच्छा। ये बहुत ताकतवर है क्योंकि फौरन रिएक्शन चाहिए होता है कई बार, पर इसमें गड़बड़ होने के चांस भी होते हैं। जल्दबाजी में होता है ना, तो इसमें बायस यानी पूर्वाग्रह आ जाते हैं। ये शॉर्टकट लेता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हुआ तेज वाला ऑटोमेटिक सिस्टम 1। तो फिर सिस्टम 2? सिस्टम 2 ठीक इसका उल्टा। वो धीमा है, सोच समझकर, लॉजिक लगाकर, और हाँ, उसमें मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 17 गुणा 24 कितना हुआ? रुकिए, हिसाब लगाना पड़ेगा। हाँ, ये सिस्टम 2 है। कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना या कोई बड़ा फैसला लेना है सोच समझकर, या फ्यूचर प्लानिंग करनी है, इन सब में सिस्टम 2 लगता है। लेकिन अगर सिस्टम 2 इतना लॉजिकल है, इतना सावधान है, तो फिर हम गलतियां करते क्यों हैं? उसे रोकना चाहिए ना सिस्टम 1 को। यही तो मजेदार बात है। सिस्टम 2 है तो ताकतवर, पर थोड़ा कह सकते हैं आलसी है। आलसी? हाँ, kahneman यही कहते हैं। वो कम से कम मेहनत करना चाहता है। ज्यादातर टाइम हमारे रोज के फैसले, हमारे विचार वो सिस्टम 1 से ही आते हैं। सिस्टम 2 बस पीछे बैठा रहता है, जैसे कोई सुपरवाइजर जो ज्यादा ध्यान न दे रहा हो। वो तभी हरकत में आता है जब सिस्टम 1 फंस जाता है या कुछ बहुत ही अजीब सा होता है। तो ये दोनों साथ साथ कैसे काम करते हैं? कौन ज्यादा पावरफुल है? ज्यादातर टाइम तो सिस्टम 1 ही ड्राइविंग सीट पर है। सिस्टम 2 बगल में बैठा है, कभी कभार स्टीयरिंग पकड़ लेता है। सोचिए, आप खाली हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, ज्यादातर सिस्टम 1 संभाल लेता है। आप गाने सुन रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पर जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है या मान लीजिए जोरों की बारिश होने लगती है, तब आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। सही बात है। तब सिस्टम 2 कंट्रोल ले लेता है। दिक्कत यह है कि सिस्टम 2 अक्सर सिस्टम 1 के सुझावों को बिना ज्यादा जांचे परखे मान लेता है। अगर सुझाव ठीक ठाक लग रहा हो तो इसका मतलब हुआ कि हमारा दिमाग ज्यादातर ऑटो पायलट पर रहता है, और वो ऑटो पायलट यानी सिस्टम 1 गलतियां कर सकता है, और जो हमारा मैनुअल कंट्रोल है सिस्टम 2, वो अक्सर दखल नहीं देना चाहता। शायद यहीं से वो सारी दिलचस्प गलतियां शुरू होती हैं जिनकी बात kahneman करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सिस्टम 1 की इसी जल्दबाजी और शॉर्टकट्स की वजह से हम कई तरह के क्या कहते हैं मानसिक धोखे या पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस, उनके शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ा सोच समझकर फैसला ले रहे हैं, पर असल में हम सिस्टम 1 के जाल में होते हैं। तो चलिए इन जालों की बात करते हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस क्या बला हैं जो हमें ऐसे भटकाते हैं? यहाँ से मामला और दिलचस्प होता है। यह अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम किसी चीज के होने की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसका उदाहरण कितनी आसानी से हमारे दिमाग में आ जाता है। अच्छा। जो चीज आसानी से याद आ जाए, हमें लगता है वो ज्यादा आम होगी। जैसे अगर टीवी पर किसी एक्सीडेंट की खबर बार बार देखें तो लगने लगता है कि ये बहुत हो रहा है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हो। बिल्कुल। हवाई जहाज दुर्घटना की खबरें बहुत सनसनीखेज होती हैं, एकदम से दिमाग में बैठ जाती हैं। नतीजा, लोग फ्लाइट लेने से डरने लगते हैं। जबकि सच तो यह है कि सड़क पर चलना कई ज्यादा खतरनाक है स्टेटिस्टिकली। पर कार एक्सीडेंट की खबरें उतनी अवेलेबल नहीं होती दिमाग में। जो चीज नाटकीय है, इमोशनल है या हाल में हुई है, वो भारी लगती है। समझ गया। और फिर आपने बायसेस यानी पूर्वाग्रहों की बात की, ये ह्यूरिस्टिक से कैसे जुड़े हैं? हाँ, ये शॉर्टकट्स अक्सर हमें कुछ खास तरह के बायसेस की तरफ धकेल देते हैं। जैसे एक ले हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट
हाँ, मतलब अगर हमें किसी इंसान की कोई एक चीज पसंद आ जाए, मान लीजिए कोई बहुत स्मार्ट दिखता है या अच्छा बोलता है, तो हम अनजाने में मान लेते हैं कि उसमें बाकी गुण भी अच्छे ही होंगे। वो ईमानदार भी होगा, समझदार भी होगा, काबिल भी होगा। ओह, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इतना हावी हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह में तो इसका बहुत असर पड़ता होगा। बिल्कुल, नेताओं के चुनाव में भी। फिर एक और बड़ा बायस है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग, जैसे जहाज का एंकर। हाँ, कुछ वैसा ही। हमारा कोई भी फैसला या अंदाजा अक्सर उस पहली जानकारी पर टिक जाता है जो हमें मिलती है। वो पहली जानकारी एंकर बन जाती है। जैसे आप दुकान में गए, पहले एक जैकेट देखी 10,000 रुपए की, फिर दूसरी देखी 2,000 रुपए की। हाँ। अब ये 2,000 वाली अचानक बहुत सस्ती लगने लगेगी। हाँ। हो सकता है 2,000 भी उसके लिए ज्यादा हो, पर वो 10,000 का एंकर दिमाग में बैठ गया। मोल भाव में इसका खूब इस्तेमाल होता है। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। हम सोचते हैं हम लॉजिक लगा रहे हैं, पर वो पहली कीमत हमें पकड़ लेती है। अच्छा, और सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये सिस्टम 1 का एक और स्मार्ट तरीका है मेहनत से बचने का। जब उसके सामने कोई मुश्किल सवाल आता है ना, तो वो चुपके से उसे एक आसान मिलते जुलते सवाल से बदल देता है और जवाब उसी आसान सवाल का दे देता है। अच्छा। जैसे सवाल पूछा गया, अगले साल आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी? ये मुश्किल है। सिस्टम 1 इसे बदल देगा, क्या मुझे अपनी कंपनी का मैनेजमेंट पसंद है? अगर जवाब हाँ है, तो वो मान लेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। कमाल है, मुश्किल सवाल से बचकर एक आसान सवाल का जवाब दे दिया। और एक और था, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। ये कुछ स्टीरियोटाइप जैसा लग रहा है। हाँ, ये स्टीरियोटाइपिंग से काफी मिलता जुलता है। इसमें हम किसी व्यक्ति या चीज के बारे में फैसला इस आधार पर करते हैं कि वो किसी खास खांचे या प्रोटोटाइप में कितना फिट बैठता है। आंकड़ों को हम भूल जाते हैं। कहनेमैन का एक मशहूर उदाहरण है। एक आदमी है, शांत सा, चश्मा पहनता है, किताबें पढ़ता है। बताओ वो लाइब्रेरियन है या किसान? लाइब्रेरियन लगेगा शायद। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइब्रेरियन की छवि से मिलता है, पर असल में दुनिया में किसान लाइब्रेरियनों से कहीं ज्यादा है। तो स्टैटिस्टिकली उसके किसान होने की संभावना ज्यादा है, पर हम आंकड़ों के बजाय छवि पर जाते हैं। बाप रे, इस सारे बायस मिलकर तो हमारी सोच में काफी गड़बड़ कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर एक और चीज जो आपने बताई थी, ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा भरोसा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, ये शायद इन सब का नतीजा भी है और अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अपने ज्ञान पर, अपनी काबिलियत पर, अपने फैसलों की सटीकता पर जरूरत से ज्यादा यकीन करते हैं। हमें लगता है हम दुनिया को जितना समझते हैं, असल में उससे कम समझते हैं। क्या ये वो है जिसे समझ का भ्रम या हाइंडसाइट बायस कहते हैं, कि बाद में सब कुछ साफ लगने लगता है? बिल्कुल, समझ का भ्रम या हाइंडसाइट बायस इसी ओवर कॉन्फिडेंस का एक रूप है। जब कोई घटना हो जाती है ना, तो हम पीछे मुड़कर देखते और लगता है हाँ, ये तो होना ही था, या इसके संकेत तो साफ थे। हाँ, होता है। उनकी स्ट्रैटेजी ही गलत थी। या कोई चुनाव जीत गया तो कहेंगे उसकी जीत तो पक्की थी, पर पहले शायद किसी ने पक्के तौर पर नहीं कहा होगा। ये भ्रम हमें ये फील कराता है कि दुनिया ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, जितनी वो असल में है नहीं, और हम भविष्य का अंदाजा लगाने में ज्यादा काबिल है जितने हम हैं नहीं। तो हम अतीत की कहानी को इतना साफ बना लेते हैं कि लगता है भविष्य भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वैधता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। ये तब होता है जब हम अपने फैसलों पर एकदम पक्का यकीन करते हैं, भले ही वो भरोसेमंद जानकारी पर आधारित ना हो, अपनी गट फीलिंग पर अंधा भरोसा। जैसे कई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो मार्केट को समझते हैं, उनमें खास स्किल है, पर कई स्टडीज बताती हैं कि उनकी सफलता अक्सर तुक्के से ज्यादा नहीं होती है। फिर भी उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रहता है। और इस चक्कर में पैसा डूब सकता है। बिल्कुल। और एक और बहुत आम प्रॉब्लम है प्लानिंग फैलेसी। ये तो हम सबके साथ होता है। प्लानिंग फैलेसी। हाँ, हम हमेशा किसी काम को पूरा करने में लगने वाले टाइम या पैसे या मुश्किलों को कम आंकते हैं। हम बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। हाँ यार, बस 2 दिन का काम है और फिर हफ्ता निकल जाता है। एग्जैक्टली। हर बड़ा प्रोजेक्ट, घर बनाने से लेकर सरकारी योजनाओं तक, अक्सर बजट और डेडलाइन पार कर जाता है। ये प्लानिंग फैलेसी है। हम अपने पिछले अनुभवों से भी नहीं सीखते कई बार। बहुत सही। और आखिर में एक और चीज, नैरेटिव फैलेसी, कहानी वाला भ्रम। कहानी वाला भ्रम। हाँ, हम इंसानों को कहानियां पसंद है।
हम दुनिया में जो कुछ भी होता है उसे समझने के लिए सरल सीधी कहानियां बना लेते हैं, कारण और प्रभाव जोड़ देते हैं, भले ही चीजें ज्यादातर संयोग या बहुत सारे जटिल फैक्टर्स का नतीजा हों। जैसे किसी सीईओ की सफलता को बस उसकी लीडरशिप की कहानी से समझा दिया। किस्मत, टाइमिंग, टीम, ये सब गौण हो गए। एक अच्छी कहानी के लिए हम सच्चाई को थोड़ा मरोड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे बायस और भ्रम दिखाते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस अक्सर हमारी असल काबिलियत से कोसों आगे होता है। दुनिया ज्यादातर अनिश्चित है, जटिल है, पर हमारा सिस्टम वन हमें यकीन दिलाता रहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब समझ आ रहा है। बिल्कुल। और ये समझ हमें अगले अहम मुद्दे पर लाती है कि ये सब हमारे फैसलों को, खासकर जब पैसे का मामला हो, कैसे बिगाड़ता है। और यहीं पर आती है कैनेमैन की नोबेल पुरस्कार विजेता थ्योरी, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। हाँ, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसने तो इकोनॉमिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये जो धारणा थी कि इंसान हमेशा लॉजिकल होता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, उसे चुनौती दी। तो क्या कहती है ये थ्योरी? प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि लोग लॉजिकल नहीं होते, पर वो प्रेडिक्टेबली इरेशनल होते हैं। मतलब उनके अतार्किक होने का भी एक पैटर्न है। उनके फैसले सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आखिर में क्या मिलेगा, बल्कि इस पर कि वो चीज़ उनके आज के हालात या रेफरेंस पॉइंट की तुलना में फ़ायदा है या नुकसान। और यहाँ सबसे ज़बरदस्त खोज है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्शन, यानी नुकसान से बचने की चाहत। हाँ, और ये चाहत बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। कहनेमन और टवरस्की ने पाया कि नुकसान से जो मनोवैज्ञानिक दर्द होता है ना, वो उतने ही बड़े फायदे से मिलने वाली खुशी से लगभग 2 गुना होता है। मतलब 1000 रुपये खोने का दुख 1000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ओहो, 2 गुना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम नुकसान से बचने के लिए ज्यादा बड़े रिस्क ले सकते हैं, बजाय फायदा कमाने के लिए उतना ही रिस्क लेने के। एग्जैक्टली। यही वजह है कि लोग अक्सर घाटे वाले स्टॉक को बेचना नहीं चाहते, उम्मीद में रहते हैं कि भाव वापस आ जाएगा, नुकसान को बुक करने से बचते हैं, या कोई प्रॉपर्टी नुकसान में बेचने से हिचकिचाते हैं। वो नुकसान का डर हमें कई बार बेवकूफ़ी भरे फैसले करवा देता है। ये समझना इन्वेस्टिंग वगैरह में बहुत ज़रूरी है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर हम ऐसे ही मानसिक मॉडल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकई बहुत पावरफुल आइडिया है। और एंडोमेंट इफेक्ट भी इसी से जुड़ा है क्या? हाँ, एंडाउमेंट इफेक्ट कहता है कि जो चीज़ें हमारे पास है ना, हम उन्हें ज़्यादा कीमती मानने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारी हैं। जैसे आपके पास एक मग है, आप उसे बेचने के लिए शायद 500 रुपये मांगे, पर अगर वही मग आपको खरीदना हो तो आप शायद 300 से ज़्यादा ना देना चाहें। अच्छा। हाँ, जैसे ही कोई चीज़ हमारी हो जाती है, हमारी नज़र में उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये भी लॉस अवर्जन से जुड़ा है, उसे देना एक नुकसान लगता है। वाह, सिर्फ मालिक होने का एहसास कीमत बदल देता है। और फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है? फ्रेमिंग इफेक्ट ये दिखाता है कि एक ही बात को कहने का तरीका हमारे फैसले को कैसे बदल देता है, भले ही बात वही हो। क्लासिक उदाहरण है सर्जरी वाला। अगर डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन में 90% बचने की उम्मीद है, तो लोग ज्यादा तैयार होंगे। हाँ। बजाय इसके कि डॉक्टर कहे इसमें 10% मरने का खतरा है। बात एक ही है, पर एक पॉजिटिव फ्रेम है, एक नेगेटिव। शब्दों का चुनाव यानी फ्रेम बहुत असर डालता है। तो कैसे कहा जा रहा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि क्या कहा जा रहा है? मार्केटिंग वाले तो इसका खूब फायदा उठाते होंगे। बिल्कुल, और राजनीति में भी। फिर है सर्टेनिटी इफेक्ट, निश्चितता का प्रभाव। लोग अनिश्चित फायदों के मुकाबले निश्चित फायदों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमें पक्का या गारंटी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, भले ही किसी रिस्की ऑप्शन में औसतन ज्यादा फायदा हो। अच्छा। इसीलिए लोग लॉटरी भी खरीदते हैं, कम चांस पर पक्का बड़ा इनाम का सपना, और बीमा भी खरीदते हैं, पैसे देकर पक्का नुकसान से बचाओ। हमें निश्चितता चाहिए। और एक आखिरी चीज थी, संक कॉस्ट फैलेसी। ये क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। जब हम किसी चीज में अपना टाइम, पैसा या मेहनत लगा चुके होते हैं, वो लागत डूब चुकी होती है, संक हो चुकी होती है, तो हम उसे जारी रखने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, भले ही आगे उसे जारी रखना बेवकूफ़ी हो। जैसे कोई बुरी फिल्म सिर्फ इसलिए पूरी देखना क्योंकि टिकट खरीद लिया है। हाँ, या किसी बिजनेस में पैसा लगाते जाना क्योंकि उसमें पहले ही बहुत लगा चुके हैं। तर्क कहता है कि डूबी लागत को भूल जाओ, आगे का सोचो, पर हमारी भावनाएं कहती हैं नहीं,
इतना सब लगा दिया, अब कैसे छोड़ें? वो पिछला निवेश बर्बाद होने का डर। तो ये सारे इफेक्ट्स मिलकर दिखाते हैं कि हमारे फैसले, खासकर पैसे वाले, कितने इमोशनल और संदर्भ पर आधारित होते हैं। हम कोई कंप्यूटर नहीं है जो सिर्फ लॉजिक से चलते हैं। बिल्कुल नहीं। और ये हमें कहने मन के काम के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर लाता है। दो सेल्फ, अनुभव करने वाला सेल्फ और याद रखने वाला सेल्फ। दो सेल्फ, अनुभव करने वाला एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और याद रखने वाला रिमेम्बरिंग सेल्फ। मतलब हमारे अंदर दो मैं हैं। ये क्या चक्कर है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। कहनेमैन कहते हैं कि जब हम अपनी खुशी या जिंदगी कैसी है इस बारे में सोचते हैं तो हम असल में दो अलग अलग नजरियों को मिला देते हैं। अनुभव करने वाला सेल्फ वो है जो पल पल जीता है। ये वो आप हैं जो अभी इसी मोमेंट में कुछ महसूस कर रहे हैं, खुशी, दर्द, बोरियत, मजा। अच्छा। ये वो सेल्फ है जो इंजेक्शन की सुई चुभने पर दर्द महसूस करता है या किसी अच्छी डिश का स्वाद लेता है, ये पूछता है अभी कैसा लग रहा है। ठीक है। और दूसरा, याद रखने वाला सेल्फ। याद रखने वाला सेल्फ वो कहानीकार है। वो हमारे जीवन की कहानी लिखता है, हमारे पिछले अनुभवों को याद करता है, उनका मूल्यांकन करता है और भविष्य के फैसले भी उसी आधार पर लेता है। ये वो सेल्फ है जो छुट्टियों को याद करके बताता है कि वो अच्छी थीं या बुरी, या पूरी जिंदगी को देखकर कहता है कि हाँ, जीवन ठीक रहा। ये पूछता है कुल मिलाकर कैसा था। लेकिन क्या ये दोनों सेल्फ एक ही अनुभव को एक जैसा देखते हैं? क्या याद रखने वाला सेल्फ सही सही बताता है कि अनुभव करने वाले सेल्फ ने क्या महसूस किया? यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। नहीं, याद रखने वाला सेल्फ अनुभव करने वाले सेल्फ का वफादार रिपोर्टर नहीं है, वो बहुत पक्षपाती है। याद रखने वाला सेल्फ कुछ खास चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और बाकी सब भूल जाता है या नजरअंदाज कर देता है। इसके दो मुख्य नियम हैं, पीक एंड रूल और ड्यूरेशन नेग्लेक्ट। पीक एंड रूल मतलब हम किसी अनुभव को उसके सबसे यादगार पल, पीक, चाहे अच्छा हो या बुरा, और उसके अंत, एंड से याद रखते हैं। बिल्कुल। पूरी घटना के दौरान क्या क्या हुआ, हर पल कैसा लगा, वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि सबसे ज्यादा इंटेंस मोमेंट और सबसे आखिरी मोमेंट। और ड्यूरेशन नेग्लेक्ट का मतलब ये है कि वो अनुभव कितनी देर तक चला, इसका हमारी याद पर लगभग कोई असर नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 1 घंटे का दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर जिसका अंत ठीक ठाक हो, हाँ, वो आधे घंटे के वैसे ही प्रोसीजर से बेहतर याद रखा जाएगा जिसका अंत बहुत बुरा हो। हाँ, समय मायने नहीं रखता काफी हद तक। हाँ, कानेमैन ने इसके प्रयोग किए थे। जैसे लोगों को बहुत ठंडे पानी में हाथ रखने को कहा, एक ग्रुप ने 60 सेकंड रखा, दूसरे ने 60 सेकंड रखा, फिर 30 सेकंड और रखा, पर उन आखिरी 30 सेकंड में पानी को थोड़ा कम ठंडा कर दिया। अच्छा। बाद में पूछा कौन सा दोबारा करना चाहोगे? ज्यादातर लोगों ने वो लंबा वाला चुना, 90 सेकंड। क्यों? क्योंकि उसका अंत कम दर्दनाक था। याद रखने वाले सेल्फ ने सिर्फ पीक और एंड को याद रखा, ड्यूरेशन को नहीं, भले ही उन्हें कुल मिला के ज्यादा देर तकलीफ हुई। ये तो जबरदस्त बात है। तो फिर खुशी का क्या मतलब हुआ? हमें अपने पलों को अच्छा बनाने पे फोकस करना चाहिए अनुभव करने वाले सेल्फ के लिए, या अपनी यादों को अच्छा बनाने पर याद रखने वाले सेल्फ के लिए? ये तो कंफ्यूजन है। पेमन कहते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। जीवन में खुश होना यानी एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, पल पल की खुशी, और जीवन के बारे में खुश होना यानी लाइफ सेटिस्फैक्शन, पूरी जिंदगी को लेकर संतुष्टि। अनुभव करने वाला सेल्फ चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पल अच्छे गुजरें, आराम हो, मजा आए। याद रखने वाला सेल्फ एक अच्छी कहानी चाहता है, कुछ यादगार ऊंचाइयां हो और अंत भला हो। सच्ची खुशी शायद दोनों के बैलेंस में है। पैसे और खुशी पर भी यहाँ एक दिलचस्प बात पता चलती है। पैसा एक लिमिट तक अनुभव करने वाले सेल्फ की खुशी बढ़ाता है, हाँ। क्योंकि वो जरूरतें पूरी करता है, तनाव कम करता है। पर एक लेवल के बाद ज्यादा पैसा रोजमर्रा की खुशी को ज्यादा नहीं बढ़ाता। हाँ, उससे लाइफ सेटिस्फैक्शन शायद बढ़ती है, यानी याद रखने वाला सेल्फ ज्यादा संतुष्ट होता है, पर रोज के अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर में हमारी यादें, हमारी कहानी ये तय करती हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसा आंकते हैं, बजाय इसके कि हमने हर पल कैसा जिया। इन दो सेल्फ का फर्क समझना शायद हमें बेहतर अनुभव डिजाइन करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में वैल्यू किसे देते हैं, मोमेंट्स को या मेमोरीज को।
अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें एक तरह से आईना दिखाती है। ये बताती है कि भाई हम उतने लॉजिकल नहीं है जितना हम खुद को मानते हैं। हमारा ज्यादातर जीवन सिस्टम 1 के ऑटो पायलट पर है, तेज, इंट्यूटिव, पर गलतियों और बाइसेस से भरा हुआ। और हमारा धीमा लॉजिकल सिस्टम 2 वो ज्यादातर आलसी है और सिस्टम 1 को खुली छूट दे देता है। हमने देखा कैसे अवेलेबिलिटी, एंकरिंग, रिप्रेजेंटेटिवनेस जैसे शॉर्टकट्स और हेलो इफेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंस, प्लानिंग फैलेसी जैसे बायस हमें भटकाते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी से समझा कि कैसे नुकसान का डर, बातों की फ्रेमिंग और संक कॉस्ट हमारे फैसले बदल देते हैं। और आखिर में 2 सेल्फ्स की कहानी ने बताया कि हमारी यादें कैसे हमारे अनुभवों को नया रूप दे देती हैं। सबसे बड़ा टेकअवे शायद ये नहीं है कि हम इन बायसेस को खत्म कर दें। kahneman खुद मानते हैं कि ये लगभग नामुमकिन है, ये हमारे दिमाग की बनावट का हिस्सा है, बल्कि सबक ये है कि हम इनके बारे में जागरूक हो सकते हैं। अवेयरनेस, हम पहचान सकते हैं कि कब शायद हमारा सिस्टम 1 हमें धोखा दे रहा है और कब हमें रुक कर जानबूझकर सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने की जरूरत है। हाँ, और ये जागरूकता ही पहला कदम है। इसके प्रैक्टिकल फायदे बहुत हैं, बिजनेस में, कस्टमर को समझने में, प्राइसिंग में, मार्केटिंग में, इन्वेस्टिंग में, इमोशनल गलतियों से बचने में, पर्सनल लाइफ में, बड़े फैसलों से पहले पॉज लेने में, ऑप्शंस को अलग अलग एंगल से देखने में, रिश्तों में भी ये समझने में कि सामने वाला भी इन्हीं बायसेस का शिकार हो सकता है। इससे सहानुभूति बढ़ती है और खुशी के लिए भी हम ऐसे अनुभव डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे याद रखने वाले सेल्फ को अच्छे लगें। तो अवेयरनेस, जागरूकता ही कुंजी है। ये जानना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमें अपनी गलतियों से सीखने और शायद थोड़ी बेहतर, थोड़ी ज्यादा समझदारी भरी जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर हम ऐसे ही विचारों पर मंथन करते हैं। kahneman का एक कोट है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। जीवन में कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप उसके बारे में सोचते समय सोचते हैं। जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, वो अचानक बहुत बड़ी लगने लगती है। शायद ये भी सिस्टम 1 का ही एक खेल है, फोकसिंग इल्यूजन। ये वाकई गहरा विचार है। शायद अपनी सोच पर ही सोचना, है ना, थोड़ा धीमा होना, सिस्टम 2 को जगाना, ये इस पूरी किताब का और हमारी आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सार है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ज़्यादातर परेशानियां हमारी तेज़, बिना सोचे समझी प्रतिक्रियाओं से ही पैदा होती हैं और उनका हल धीमे, विचारशील चिंतन में छिपा है? ये सवाल मैं अपने सुनने वालों के लिए छोड़ता हूँ। ये थी डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के मुख्य विचारों पर हमारी आज की चर्चा ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर। अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये अंक अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि इस बातचीत का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। क्या वो सिस्टम 1 और 2 की खींचतान थी, कोई खास बायस जैसे लॉस अवर्जन या प्लानिंग फैलेसी, या फिर अनुभव करने वाले और याद रखने वाले सेल्फ का ये अनोखा रिश्ता? और हमें यह भी जरूर बताइए कि आप अगली बार किस किताब, किस आइडिया या किस विषय पर ऐसा ही गहन मंथन सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।